नमस्कार दोस्तों, 1 अक्टूबर 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज थोड़ा जल्दी में हूं तो थोड़ा न्यूज़ तेजी से कंप्लीट करूंगा, तो प्लीज बियर विद मी जस्ट फॉर टुडे। पहली न्यूज़, एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी टेक्स ओवर एज चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ये बन चुके हैं चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। एक सेरेमनी हुई एयर हेडक्वार्टर्स वायु भवन में और इनको चीफ ऑफ एयर स्टाफ बना दिया गया। एनडीए के एल्यूमिनस हैं, इनको कमीशन किया गया था दिसंबर 1982 में। 3800 घंटे से ज्यादा के मल्टीपल फाइटर और ट्रेनर एयरक्राफ्ट ये उड़ा चुके हैं। ठीक है भाई। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो 1966 से जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, इसको एक फुल एयर चीफ मार्शल लीड कर रहे हैं। मतलब एयरफोर्स के लिए एक अलग हेड है, नेवी के लिए अलग और आपका आर्मी के लिए अलग। हाँ, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ होगी? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ। ठीक है भाई, पहली न्यूज। दूसरी न्यूज पे आते हैं, डिजी सक्षम, अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ लेबर मिनिस्ट्री विद माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। देखिए, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट श्री भूपेंद्र यादव साहब ने डिजी सक्षम लॉन्च किया है। एक डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम है टू एनहांस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ बाय इंपार्टिंग डिजिटल स्किल्स। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा में जब तक एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास टेक्नोलॉजिकल स्किल्स नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहां पे डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी इंडिविजुअल्स को। किस पोर्टल के थ्रू प्रोवाइड की जाएंगी? डिजी सक्षम। और इस पूरे इनिशिएटिव में भारत सरकार की मदद करेगा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। तो रूरल और सेमी अर्बन इलाकों में इन लोगों को डिजी सक्षम प्रोग्राम के अंदर टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड की जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग इन डिजिटल स्किल्स इंक्लूडिंग बेसिक स्किल्स एज वेल एज एडवांस्ड कंप्यूटिंग। 3 लाख यूथ से ज्यादा लोगों को यहाँ पे नौकरी भी मिलेगी। ओके, अच्छा, 3 लाख यूथ से ज्यादा लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी पहले साल में, नौकरी उसके बाद आएगी। अच्छा, जॉब सीकर्स को ये ट्रेनिंग मिलेगी किसके थ्रू? तो जो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है ना भारत सरकार का, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो www.ncs.gov.in पे, यहाँ पे मिलेगी। और स्पेसिफिकली जो सेमी अर्बन इलाके में लोग रहते हैं, जो वहां पे जॉब सीकर्स हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में। पहले साल में 3 लाख यूथ से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी, ये याद रखना। अच्छा, यहां पे कुछ और प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं जो कि मदद करेंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम को भी यहां पे रोल इन किया है और उसके नॉलेज पार्टनर TMI E2E एकेडमी को भी यहां पे इनरोल किया है। तो ये जो आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है, इट इज अ नॉन डिनोमिनेशनल नॉन गवर्नमेंट डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इट वर्क्स एज अ कैटलिस्ट for the betterment of rural communities by providing direct support to local communities. Over 80% of the households impacted by AKRSP belong to marginal communities like Dalits, tribals, minorities. तो आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया मिलकर नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के थ्रू डिजी सेक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे। पहले साल में 3 लाख लोगों से ज्यादा को यहाँ पे डिजिटल स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज देखिए, इंडिया में जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाया गया है, इसके अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन उन फाइनेंशियल सर्विसेज का एक रेगुलेटर भी होना चाहिए। वो रेगुलेटर बना दिया गया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी को। तो एक नई अथॉरिटी यहां पे बनाई गई है जो कि यहां पे रेगुलेटर की तरह काम करेगी ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इंडिया। अभी तक इंडिया में एक ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, ठीक है ना। आप समझिए बात को। यहां पे पहले यहां पे रेगुलेशन कौन कर रहा था? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है इंडिया का, वो तो पहले से ही, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो गिफ्ट है गुजरात वाला, ये जो गिफ्ट IFSC है, ये अभी के लिए एक ही ग्लोबल हब है सस्टेनेबल फाइनेंस का इंडिया का। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर इंडिया में अभी के लिए एक ही है, गिफ्ट गुजरात वाला। उसके अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन हो गई? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। इससे पहले रेगुलेशन कौन कर रहा था? तो RBI, SEBI, PFRDA, IRDA, ये सब अपने अपने डोमेन के हिसाब से रेगुलेशन कर रहे थे। अब चूंकि यहां पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी बन गया है, तो अब ये रेगुलेशन करेगा। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई गई है, दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन 27 अप्रैल 2020 अंडर द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी एक्ट 2019। हेडक्वार्टर इसका गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है। काम क्या करेगा यहां पे? IFSC है, इट इज अ यूनिफाइड अथॉरिटी फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर गिफ्ट वाला है इंडिया का, आगे और भी बनेंगे, इसके अंदर जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका डेवलपमेंट करना और इनका रेगुलेशन करना काम होगा IFSCA का। और इस रिस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल सेंटर को इस्तेमाल करके
ग्रीन डेवलपमेंट के लिए, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए सस्टेनेबल फाइनेंस भी उठाया जा सकता है। देखिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का काम क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम भारत के अंदर जो भी सस्टेनेबल ग्रीन फाइनेंस के लिए इन्वेस्टमेंट आएगी वो भी इस इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर के थ्रू रूट की जा सकती है। तो आगे आने वाले समय में क्लाइमेट एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए और पेरिस एग्रीमेंट के लिए अपने इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन को मीट करने के लिए जो भी हमें पैसे की जरूरत है उन पैसे को भी इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के माध्यम के थ्रू उठाया जा सकता है। लेकिन पैसा तब स्ट्रीमलाइन होकर आएगा, सिंक्रोनाइज्ड वे में आएगा जब एक प्रॉपर रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, और यहां पे रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी गई है। इस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आते ही एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई है और ये एक्सपर्ट कमिटी अप्रोचेस को रिकमेंड करेगी टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंशियल हेड एंड प्रोवाइड रोड मैप फॉर द सेम। इस कमिटी में श्री सी के मिश्रा चेयरमैन है, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और भी आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल एजेंसीज के और बहुत सारे जो दूसरे कॉर्पोरेट लीडर्स हैं उनको यहाँ पे मेंबरशिप मिलेगी इस कमेटी के अंदर। ठीक है भाई, ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई गई है इसके अंदर 9 मेंबर्स हैं। ओके, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। ओके, इसमें आरबीआई का एक मेंबर, सेबी का एक मेंबर, इरडा का एक मेंबर, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए का एक मेंबर, 2 मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, 2 मेंबर सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे आएंगे। हर मेंबर का टेन्योर 3 साल का होगा, उनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। टोटल 9 मेंबर्स होंगे। कुछ बेसिक इन्फो है, याद रखिएगा। जीएस पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज, साइंस एंड टेक के फील्ड में हमारे देश में सच में कुछ हो रहा है। जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एग्रीकल्चरल रेजिड्यू डेवलप्ड। तो भाई अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसने सेंटिएंट लैब्स ऑफ केपीआईटी टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे आप एग्रीकल्चर रेजिड्यू से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो भाई एक यूनिक टेक्नोलॉजी बनाई गई है फॉर द डायरेक्ट जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एग्रीकल्चर रेजिड्यू। तो ये इको फ्रेंडली हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करेगा, क्योंकि आप एग्रीकल्चरल वेस्ट का प्रयोग करके यहां पे हाइड्रोजन फ्यूल बना रहे हो। इंडिया का तो वैसे भी टारगेट है 2030 तक 450 गीगावाट हम लोग रेन्यूएबल एनर्जी से बनाएंगे। तो इसमें रेन्यूएबल एनर्जी में हाइड्रोजन भी आगे आने वाले समय में एक रोल प्ले करने वाला है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स एक मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। इसके बारे में ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ये ग्रे हाइड्रोजन, ये सब मैं पहले आपको बता चुका हूं। और चूंकि एग्रीकल्चरल वेस्ट वैसे भी हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, इसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए, तो अगर एग्रीकल्चर वेस्ट को हाइड्रोजन प्रोडक्शन में हाइड्रोजन में बदला जा सके, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और यही टेक्नोलॉजी यहाँ पे इजाद की है अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने। यहाँ पे एक 2 स्टेज प्रोसेस होगा जिसमें बायोमास को प्री ट्रीट किया जाएगा, उसको इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली वे में कन्वर्ट किया जाएगा हाइड्रोजन में, और जो बचे हुए प्रोडक्ट्स हैं उसको एज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें होगा क्या कि एक स्पेसिफिकली डेवलप्ड, स्पेशली डेवलप्ड माइक्रोबियल कंसोर्टियम को इस्तेमाल किया जाएगा जो कि बायोडिग्रेडेशन करेगा सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज रिच एग्रीकल्चरल रेजिड्यू का, जैसे बायोमास ऑफ पैडी, वीट और मेज का। यहाँ पे ओवरऑल आप कह सकते हो बायोडिग्रेडेशन होगा, इससे हाइड्रोजन पैदा होगी और ओवरऑल आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पैदा होगा। अच्छा, थोड़ी बहुत यहाँ पे मीथेन भी पैदा होगी, हालांकि मीथेन को फर्दर आप हाइड्रोजन पैदा करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज अ टेक्नोलॉजी इन द मेकिंग। फिलहाल के लिए इनिशियल ब्रेक थ्रू मिल गए हैं यहाँ पे अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे को, जिसके थ्रू एग्रीकल्चरल वेस्ट को हाइड्रोजन में बदला जा सकता है। जीएस पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट, ट्रांस हिमालयन रीजन प्रॉमिसिंग एस्ट्रोनॉमिकल साइट्स ग्लोबली। देखिए दुनिया भर में जो भी एस्ट्रोनॉमिकल साइट्स हैं उसमें से इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो कि लद्दाख में लेह के पास हनले में है, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग ऑब्जर्वेटरी साइट्स में बन रही है। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी साइट तब ज्यादा बेटर होती है जब वहां पे रातें एकदम क्लियर हो, लाइट पोल्यूशन कम से कम हो, एरोसॉल कंसंट्रेशन काफी कम हो, एक्सट्रीमली ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो, लद्दाख वैसे भी ड्राई है, और अनइंटरप्टेड बाय मानसून, ज्यादा पानी ना बरसता हो। तो ऐसे जो जगह होंगे वहां पे अच्छी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनेगी। यहां पे दुनिया भर की एस्ट्रोनॉमिकली ऑब्जर्वेटरीज के डाटा को कंपेयर किया गया है और उसमें पता चला है कि इंडिया की जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है ये काफी अच्छी है, मतलब प्रॉमिसिंग है ओवरऑल इंटरनेशनल स्टडीज के लिए। अच्छा, यहां पे डाटा कितने साल का इस्तेमाल किया गया है? तो पिछले 41 साल का डाटा इस्तेमाल किया गया है और 21 साल के सैटेलाइट डाटा को इस्तेमाल किया गया है, और इसके बेसिस पे दुनिया भर की बेस्ट ऑब्जर्वेटरीज को आइडेंटिफाई किया गया। वैसे तो देखा जाए तो दुनिया की जो सबसे बेस्ट ऑब्जर्वेटरी है वो है आपकी चिले में।
चिले में हाई एल्टीट्यूड डिजर्ट में पारानाल में जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी सबसे बेस्ट बताई जाती है, वहां पे 87% ऑफ द नाइट्स एकदम क्लियर होती हैं। लेकिन अगर आप इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैनले की बात कर लो, और इससे बस 80 किलोमीटर दूर एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है तिब्बत में, जिसका नाम है अली ऑब्जर्वेटरी इन द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। ये दोनों ऑब्जर्वेटरी भी अच्छी बताई जा रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि लद्दाख एक कोल्ड डिजर्ट है, वहां पे ज्यादा ना पानी बरसता है और ना ही वहां पे हवा में नमी रहती है। देखिए, नमी खतरनाक होती है। क्या होता है कि अगर हवा में मॉइस्चर है तो वो मॉइस्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बेकार कर देता है, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेकार हो गई या कमजोर हो गई तो ओवरऑल उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के बेसिस पे तो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है काम करती हैं। ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी यूनिवर्स से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को ही पकड़ती हैं और उसके बेसिस पे असेसमेंट करती हैं। तो अगर हवा में नमी है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स कमजोर पड़ जाएंगे। तो जहां पे कम नमी है, जहां पे कम पानी बरसता है, जहां पे आप कह सकते हो एरोसॉल का कंसेंट्रेशन कम है, वो इलाके बेस्ट होते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। और हेनले इन लद्दाख इज वन ऑफ द बेस्ट ग्लोबली। अली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में, और ये जो पारानाल वाली है ये चिली में है, याद रखिएगा। और भी बहुत सारी हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटोकामा ऑब्जर्वेटरी, नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन मैक्सिको, साउथ अफ्रीकन लार्ज टेलीस्कोप। याद रखिएगा, अली ऑब्जर्वेटरी इज इन तिब्बत चाइना। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। गॉट इट। ये हैनले की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, इसकी फोटो है। जीएस पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है स्पेंट फ्यूल स्टोरेज क्लियर्ड फॉर कुडमकुनल यूनिट 3 एंड 4। देखिए, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने यहां पे कंसेंट दिए। क्या कंसेंट दिए? फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अवे फ्रॉम रिएक्टर न्यूक्लियर स्पेंट स्टोरेज फॉर कुडमकुनल न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट यूनिट्स 3 एंड 4। अब समझिए बात को, जो यूनिट 1 और 2 है आपकी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, ये फंक्शनल है, ठीक है। और जो 4 यूनिट्स हैं, यूनिट 3 to 6 ऑफ द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कंस्ट्रक्शन में है। तो 2000 मेगावाट के जो पावर प्लांट है न्यूक्लियर वाले, वो ऑलरेडी फंक्शनल है कुडमकुलम में, बाकी 4 बन रहे हैं। ओके, अब बात यहां पे ये है कि एक साइट बनाई जा रही है, स्टोरेज साइट, ठीक है। और इस स्टोरेज साइट को बनाने का कंसेंट दे दिया गया। क्या होता है कि मान लो कहीं पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है। अब एक फ्यूल से आपने न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन किया और वो फ्यूल यूज हो चुका है, तो वो जो यूज्ड फ्यूल होता है, वो स्पेंट फ्यूल होता है, उसको आपको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। अब क्या है कि न्यूक्लियर साइड में ऑलरेडी न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर वहां पे स्पेंट फ्यूल भी पास में कहीं पर रहेगा, तो कल की डेट में अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत खतरनाक रेडियोलॉजिकल एमिशंस हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में स्पेंट फ्यूल को थोड़ा दूर रखा जाए तो बेटर रहता है। तो यहां पे यही बोला गया है कि कुडमकुनल न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 3 और 4 का जो स्पेंट फ्यूल है ना, वो स्पेंट फ्यूल को थोड़ा दूर स्टोर किया जाएगा। और उसको स्टोर कहां किया जाएगा? तो अभी के लिए कुडमकुनल की यूनिट 5 और 6 जहां पे बन रही है, वहां पे स्टोर किया जाएगा। वैसे मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये डायरेक्ट कर चुका है कि न्यूक्लियर वेस्ट के सेफ डिस्पोजल के लिए आप एक डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरी बनाइए, मतलब गहरा गड्ढा करिए और वहां पे सेव करिए, मतलब स्टोर करिए न्यूक्लियर फ्यूल को। लेकिन गहरा गड्ढा खोद के वहां पे न्यूक्लियर फ्यूल की स्टोरेज कैपेसिटी को बनाने में समय लगता है, पैसा लगता है, टाइम लगता है। तो जब तक टाइम नहीं आ रहा है, तब तक 3 और 4 वाला जो यूनिट है, उसके स्पेंट फ्यूल को 5 और 6 के अंदर स्टोर किया जा सकता है। क्योंकि 5 और 6 वाले जो प्लांट्स हैं, उनको बनने में समय लगेगा और 3 और 4 वाले जल्दी शुरू हो जाएंगे। तो 3 और 4 शुरू हो जाएंगे, उसके बाद जो न्यूक्लियर फ्यूल यूज्ड निकलेगा, उसको 5 और 6 में अभी टेम्पररी बेसिस पे स्टोर कर दो, और बाद में जब अंडरग्राउंड स्टोरेज बन जाएगा, वहां पे हम लोग डिस्पोज ऑफ करने लगेंगे। तो ये बात यहां पे निकल के आ रही है। एनपीसीआईएल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप पढ़ लीजिए, पीपीटी अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट, मैराथन मंथ फॉर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम। सुप्रीम कोर्ट फॉर्म में है, रिकमेंडेशन पे रिकमेंडेशन कर रहा है। रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना द्वारा लीड करते हुए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 16 और जुडिशियल ऑफिसर्स और एडवोकेट्स को 4 डिफरेंट हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड कर दिया है। अभी के लिए कॉलेजियम में केवल एनवी रमन्ना साहब नहीं है, जस्टिस यूयू ललित भी हैं, एएम खानविलकर भी हैं, डीवाई चंद्रचूड़ भी हैं, एल नागेश्वर राव भी हैं। ठीक है, कॉलेजियम का काम क्या है? अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, रीट्रांसफर ऑफ जजेस। आप कह सकते हो कि सितंबर में ऑलमोस्ट हर वीक में एक से ज्यादा बार कॉलेजियम मिला है। ओके, अपॉइंटमेंट्स की बात की जाए तो 68 नामों को रिकमेंड किया गया हाईकोर्ट में पहले, अब 16 और नामों को रिकमेंड किया गया है। 9 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ऑलरेडी अपॉइंट किया जा चुका है।
28 हाई कोर्ट के जजेस को रीट्रांसफर या फिर ट्रांसफर के लिए यहां पे रिकमेंड किया गया। ओके, तो कस के यहां पे चीफ जस्टिस रमन्ना और उनकी टीम मिलकर काम कर रही है, ओवरऑल यहां पे जजेस का अपॉइंटमेंट करवा रही है। हालांकि ये तो नाम रिकमेंड कर रहे हैं, फाइनल अपॉइंटमेंट सरकार के हाथ में, देखते हैं सरकार कब तक अपॉइंटमेंट करती है। जीएस पेपर 2 में न्यूज काम आएगी। फिर भाई नीट से रिलेटेड न्यूज है, ओसीआई कैंडिडेट्स कैन अपीयर इन जनरल कैटेगरी। होता यह है कि जब आप नीट का एग्जाम देते हो ना अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी में, तो कुछ नीट कोटा की सीट्स होती हैं। नीट कोटा की सीट में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको ज्यादा फीस भरनी पड़ती है। तो अब यहां पे लॉजिक ये निकल के आ रहा है कि सारे नॉन रेजिडेंट इंडियन अमीर नहीं है। कुछ नॉन रेजिडेंट इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह काम कर रहे हैं आपके यूएस वगैरह में, तो उनके बेटों को अगर आप कॉलेज ज्वाइन करवा रहे हो तो वो पैसा दे सकते हैं, फीस भर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो कि ओवरऑल बंधुआ मजदूरों की तरह जाके मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, कम, कहने का मतलब है कि कम तनख्वाह में काम करते हैं। अब देखिए, सब लोगों की तो वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है ना, कुछ लोगों की तो खराब है, हमको पक्को पता है। तो ऐसे केसेस में सारे एनआरआईज के लिए आप केवल नीट के अंदर एनआरआई कोटा के अंदर एडमिशन दोगे तो काम गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि 2021-22 के लिए कम से कम आप एक काम करो कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हैं उनके बच्चों को आप एक काम करो, उनके बच्चों को जनरल कैटेगरी में कंपीट करने दो। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बच्चों को 2021-22 सेशन के लिए जनरल कैटेगरी में कंपीट करने दो, क्योंकि सब लोग जो इंडिया से बाहर जाके सेटल हुए हैं ज्यादा नहीं कमाते हैं, तो वो ज्यादा फीस दे पाए। एनआरआई कोटा वाली ये सही नहीं है, ठीक है ना। वेस्टर्न वर्ल्ड्स में जो लोग जाके सेटल हुए हैं उनके पास बहुत सारा पैसा है, वो फीस अफोर्ड कर सकते हैं, महंगी फीस दे सकते हैं। बट वेस्ट एशिया में और इस प्रकार पे जो कम नौकरियों पे काम करने वाले लोग हैं वो ज्यादा पैसा नहीं दे सकते हैं। तो कम से कम एक साल के लिए 2021-22 के लिए इन फैमिलीज के बच्चों को आप एनआरआई कोटा में एडमिशन ना देके जनरल कोटा का मानो और उनको जनरल कोटा में कंपीट करने दो। जनरल कोटा में कंपीट करने से क्या होगा कि जब वो कॉलेजेस ज्वाइन करेंगे तो फीस ज्यादा नहीं चार्ज की जाएगी, और एनआरआई कोटा में कंपीट करेंगे फीस ज्यादा ली जाएगी। ठीक है भाई।